नमस्कार, आंखों देखिए में आपका स्वागत है। मैं हूं अखलाक रज़ा कादरी। आज हम डिबेट करेंगे। एक हमारे डिबेट में हमारे मेहमान पहुंचे हैं, क्योंकि मुस्कान पब्लिक एकेडमी स्कूल के चालक हैं, स्कूल चला रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में भी उसका चल रहा है। तो आज हमारे पास वो मेहमान हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का स्कूल आपका चल रहा था, और आप इलेक्शन में, हालांकि वो इलेक्शन में भी फ़ाइट कर रहे हैं, तो इलेक्शन में क्यों फ़ाइट किए हैं आप, क्यों इलेक्शन की तरफ आए हैं, और जनता की वो आपको मतलब क्या आप विकास करा सकते हैं, तो उससे हम जानेंगे। सारी जनता मिलकर जानेंगी। चलिए पूछते हैं मास्टर साहब से। जी बताइए मास्टर साहब, आप एक स्कूल चलाया करते थे, लेकिन सर अब अचानक से एक मोड़ आ गया कि मैं चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे कुछ रीज़न क्या है सर? या फिर विकास को आप कम देखे होंगे, शायद जो पब्लिक को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, या फिर जो फंड जो योजना सरकार लाती थी वो नहीं मिल पा रहा है जनता को, या फिर जो बच्चे शिक्षा पाना चाह रहे थे वो बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो यह हो सकता है, यही सब चीज़ सोचकर आप चुनाव में फिर आ रहे हैं, या फिर कुछ दूसरा मुद्दा क्या है आप जनता जानना चाहती है सर? बताएंगे जनता को आप। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये आंखों देखी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पे लाइव आने का। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता का मैं सम्मान करते हुए सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। आपने अभी सुना कि जो एंकर साहब ने कहा कि आप एक स्कूल संचालक हैं, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि आपने ये जिला परिषद चुनाव जो कस्बा पूर्वी क्षेत्र से चुनावी मैदान में आ गए हैं, क्या कमी क्या कोताही रही होगी? ऑफकोर्स क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही है और बिल्कुल जायज़ है। मैं आप सभी सम्मानित जनता को बता दूं कि हमारे जो पंचायती राज इलेक्शन स्टार्ट हुआ ये 20वां साल क्रॉस कर गया। इस 20 साल में जो पंचायती राज इलेक्शन के तहत जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए, या खास करके जो जिला परिषद प्रत्याशी हमारे कस्बा पूर्वी क्षेत्र से क्षेत्र संख्या 22 से जो चुन के गया, वो चुन के जाते हैं, जाने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर आफ्टर 5 साल के बाद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जनता का शिकायत होता है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई कमी है, कोई कोताही है, कहीं सड़क की कमी है, कहीं पुल की कमी है, कहीं शिक्षा की कमी है, कहीं स्वरोजगार की कमी है, कहीं स्वास्थ्य की कमी है। जब हम पार्षद साहब के पास जाते हैं, उनका सवाल होता है कि हमारे अंदर कोई फंड ही नहीं है, हमारे अंदर कोई फंड है ही नहीं, हम क्या करें? तो भाई मेरा एक सीधा और सिंपल सवाल है, अगर आपके अंदर फंड नहीं है, विकास नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्शन के मैदान में आते क्यों? इलेक्शन के मैदान में, चुनावी मैदान में आते क्यों? किस लालच के तहत आते हैं? यदि आपके द्वारा समाज का भला नहीं हो सकता है तो समाज का विनाश भी मत कीजिए। और आप कहते हैं डायरेक्ट वे में कि हमारे अंदर कोई काम नहीं है, कोई फंड नहीं है, ये तो सरासरी गलत है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उसका स्टडी किया हूँ, जिला परिषद के अंदर शिक्षा का पहला नंबर पर शिक्षा डेवलपमेंट का वर्क है, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य डेवलपमेंट का वर्क है, तीसरे नंबर पर स्वरोजगार डेवलपमेंट का वर्क है, चौथे नंबर पर आपका नेशनल हाईवे को छोड़ने के बाद कोई भी सड़क, कोई भी कलभट को एक जिला परिषद चाहे तो बना सकता है। तो मेरे भाइयों एक बात बताइए, इतनी सारी डेवलपमेंट वर्क, अरे पब्लिक को चाहिए क्या? अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी कलभट चाहिए, अच्छी गांव चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, और आपसे क्या मांगा? टका पैसा मांगता है? कोई कुछ नहीं मांगता है। जनता को सिर्फ समाज के डेवलपमेंट का काम चाहिए। आज मैं आपको बताऊं कि शिक्षा का स्थिति जो है हमारे बिहार में सबसे चौपट स्थिति पे है। और अगर प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल यदि नहीं चले तो आज बच्चा को मैट्रिक पास करने में दिक्कत हो जाएगा, आज बच्चा कोई सा कंपटीशन एग्जाम फेस नहीं कर पाएगा। तो क्यों? तो मेरा एक मतलब है, अगर हमारे जनप्रतिनिधिगण अगर उसको दिया है 3 महीना 6 महीने पे यदि स्कूल का विजिटिंग करते, मदरसा का विजिटिंग करते, 2-4 महीना पे ही करते, तो वहाँ का व्यवस्था जो होता एक सुंदर सा व्यवस्था होता और वो सुधर जाता। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, कभी भी देखा नहीं जाता है स्कूल मदरसा की तरफ लौट के। अगर हमारे जिला परिषद प्रत्याशी के अंदर
शिक्षा का काम था वो हमारे मदरसा को चेक करने के लिए पहुंच जाते। यदि वहाँ पे टीचर समय पे नहीं आता था वो उस डर से टीचर समय पे आते। दूसरे अगर टॉयलेट की कमी है, शौचालय की कमी है, वो लिख के देते, वहाँ वो चीज़ उपलब्ध होता, 10 का भलाई होता। स्कूल का ही इंस्पेक्शन में जाते तो स्कूल में अगर शौचालय की कमी है, बाउंड्री की कमी है, उनके लिए लिख के देते। आप जनप्रतिनिधिगण हैं, आपको 40,000 व्यक्ति चुन के भेजता है, क्या करने के लिए? क्योंकि आप एक अकेले 40,000 के बराबर हैं। तो आप उन 40,000, आपका एक बात 40,000 के बराबर है, लेकिन सर आप वो कुछ नहीं करते हैं। अब ले लीजिए स्वास्थ्य डेवलपमेंट की बात। हमारे कांग्रेस के ज़माने से ही हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ और एक स्वास्थ्य केंद्र खुली हुई है, लेकिन सभी स्वास्थ्य केंद्र में आज कहीं गाय बांधा हुआ है, कहीं बकरी चरा रहा है, कहीं डॉक्टर का आता पता नहीं, कोई 1 टका का किसी को दवाई नहीं, कहीं बाउंड्री नहीं, कहीं किसी भी पंचायत में प्रसव के लिए हो जाए तो वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं। तो सबसे पहला कि हम अगर आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा तो सुधर ही जाएगा। हमारा एक मिशन है, हर 2-4 महीने पे हमारे क्षेत्र के जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, मदरसा हैं, सबका इंस्पेक्शन करना, वहाँ पे अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवाना, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था स्थापित करवाना, और दूसरा स्वास्थ्य केंद्र जो भी जर्जर स्थिति में है उसका जीर्णोद्धार करना। यदि हम स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार करते हैं और ईमानदारी पूर्वक करते हैं, 2 ही रुपया का दवाई गरीब को तो मिलेगा फ्री में, उसको तो सहायता होगा। अगर वहाँ पे डॉक्टर बैठने लगे, एक ही डॉक्टर बैठे, सप्ताह में 2 ही रोज बैठे, 1-2 ही डिलीवरी पेशेंट हो, किसी को जरूरत पड़ जाए 12 बजे रात में, अपने पंचायत के हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उनका आसानी से इलाज हो जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है उस देखा देखी 10 गो दुकानदार अपना दुकानदारी भी लगाएगा, जिससे कि 10 दुकानदार का रोजी रोटी भी चलेगा, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है स्वरोजगार। हमारे जिला परिषद क्षेत्र के अंदर, जिला परिषद के कार्यभार के अंदर जो है तो नदी तालाब खुदवाने का एक अच्छा सा स्कीम है, लेकिन हमारे पार्षद महोदय आज जितने भी रहे, 4 टर्म से रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई नदी तालाब पोखर ना ही खुदवाया गया, ना ही किसानों को प्रेरित किया गया कि आप एक तालाब खुदवा लीजिए, आप इसमें मखाना करवाइए, खेती करवाइए, आप इसमें जो है तो मछली पालन करवाइए, हम उस पर सब्सिडी दिलवाएंगे। क्योंकि लालच अगर दिया जाए, उनको सब्सिडी मिलेगा तो किसान आपको ज़मीन मुहैया देगी, आप वहाँ पे मछली पालन कर सकते हैं, मखाना पालन कर सकते हैं, अपना जीविका कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, समाज में उत्थान हो सकता है। लेकिन हमारे पास इस सब में कुछ नहीं करता है। तो सबसे पहले आप कहानी सुने हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे सर यहाँ। जो मछली पालन का आपने जो बताया तो सरकार तो दे रही है, लेकिन सरकार लेकर के ये लोग करना नहीं चाहते हैं ना। नहीं, गलत बात है। इसमें प्रतिनिधि क्या करेंगे? नहीं, गलत बात है। सरकार दे रही है और लेने वाला भी इच्छुक है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर है दिलवाने वाला, वो दिलवाने में सक्षम नहीं है। PMGP स्कीम के तहत नौजवानों को, युवाओं को, शिक्षित युवाओं को 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जो है तो लोन मुहैया कराता है सब्सिडी के तौर पे। लेकिन वहाँ पे हमारे जो जिला में उसका जो है इंटरव्यू होता है, वहाँ पे हमारे प्रतिनिधिगण उसका हेल्प नहीं कर पाते, जिससे नौजवान बेरोजगार घूमते हैं, जिससे कि समाज में हाहाकार मचा हुआ है, गरीबी मचा हुआ है, जो कि समाज के लिए अभिशाप बन गया है। तो इसलिए तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले कहना चाहेंगे, हमारे जो है तो अगर अल्लाह ताला हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सबकी दुआएं हमारे साथ है, और अगर हम आते हैं तो सबसे पहले सर शिक्षा व्यवस्था बहाल होगी। हर पंचायत में एक स्कूल की स्थापना होगी, सुंदर से सुंदर स्कूल का, और वो मिडिल पॉइंट पे होगा, और वहाँ पे अमीर के बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगी। और जो बच्चे हॉस्टल रहेंगे तो उनके लिए जो खाने का जो चार्जेज है वो लगेगा, लेकिन शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी, और वहाँ पे अच्छा खासा जो टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, वो टीचर भी उसी पंचायत का पढ़ा लिखा नौजवान होगा। इसलिए सर मेरे अंदर 6 पंचायत आता है, 6 पंचायत में 6 स्कूल खोलने का हमने एक प्लान रखा है, और उस 6 पंचायत में यदि फ्री स्कूल खुलेगा, एक स्कूल, एक पंचायत में 1000 बच्चा पढ़ने आएगा, 50 टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, उस 50 टीचर भी उसी पंचायत का पढ़ा लिखा नौजवान होगा। इस तरह अगर 6 पंचायत में हम खोलते हैं तो आप सोचिए कि कितने लोगों का जीविकापार्जन होता है, कितने लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, और बच्चे 2 अक्षर पढ़ के शिक्षित हो जाएंगे। तीसरा काम है स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करना। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति खराब है, जर्जर है, उसको अच्छे स्थिति में लाना, उनमें डॉक्टर की व्यवस्था करवाना, उनमें दवाइयों की व्यवस्था करवाना। इससे जैसे भी होगा हम सरकार से लड़ करके लेंगे। तीसरा है नदी तालाब पोखर खुदवाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। अच्छा, एक मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, रोकना चाहूँगा अंशु साहब। जनता की एक आवाज़ आती है कि आज
बहुत ही ज़्यादा जो देख रहे हैं संझेली पंचायत या फिर इचाला पंचायत कि कुछ छोटे छोटे जो कद के बच्चे हैं, वो लोग काफ़ी पंचर बनाते हैं, तो उसका इसमें क्या बोलते हैं उसको, शायद सनफिक्स से बोलते हैं उनको, तो जी। काफ़ी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, नशा के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो हालांकि उसका कुछ पेरेंट्स का भी उसका ये है कि कोई प्रतिनिधि ऐसा हो जो कि इस चीज़ पे रोक लगाए। क्या ये आपको लगता है कि प्रतिनिधि जो पहले जो बैकडेट का कैंडिडेट है उसको नज़र नहीं आ रहा होगा ये सब चीज़? देखिए, ये जहाँ तक बात है सनफिक्स का, और ये नशीली पदार्थ है, और नशीली पदार्थ का सेवन करना हमारे बिहार में जो है तो एक अपराध है, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें हम ये कहेंगे, सबसे पहले उन बच्चों के माता पिता से कहेंगे कि वो अपने बच्चों पे कड़ा निगरानी रखें, तहकीकात रखें कि मेरा बच्चा गलत दिशा में नहीं जाए, मेरा बच्चा गलत संगति में नहीं पड़े। सबसे पहले माता पिता की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चे को एनी टाइम वॉच करते रहे। दूसरा, मैं एक विनती करूंगा, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में आपके ये भी तो हो सकता है ना कि आप बेचने वालों पे आरोप जी, लगा दें, जी, उसको हटवा दें। जी, मैं कहता हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जो ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार भाई हैं, वो 2 टका 1 टका के लालच में नवजात शिशुओं का, किशोर बच्चों का ज़िंदगी जी। से खिलवाड़ ना करें। ये मैं अपील करता हूँ उनसे कि आप 2 टका कम ही कमाइए, लेकिन आप नशीली पदार्थ को दूर रखें, अपने दुकान में ना रखें। इससे क्या होगा कि बच्चे, आज के बच्चे कल का नेता, आज का बच्चा देश का भविष्य। तो कहने का मतलब है बच्चे देश के भविष्य हैं, और उस भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, बेहतर होगा। तो मैं यही अपील करूंगा दुकानदार भाइयों से, और मैं खास करके माता पिता से अपील करता हूं, वो अपने बच्चे को किसी न किसी मदरसे में, किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी कोचिंग में, किसी न किसी ट्यूशन में भेजे, ताकि उसका बच्चा इंगेज रहे, पढ़ाई करता रहे, उनके दिमाग में अच्छी बात घुसे, तो बुरे लत से वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, ठीक है। जनता एक सवाल है सर कि जगह जगह पे अभी दारू भट्टी, सरकार तो नीतीश कुमार कहती है कि दारू को बंद कर दिया गया है, लेकिन जनता की आवाज़ है कि दारू बंद हुआ नहीं, बल्कि और होम डिलीवरी कराया जाता है। लेकिन ऐसे में सर जगह जगह पे दारू बेचने की काम हो रहा है। इसमें जगह जगह जो दारू जो बेचने का काम हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है, ये समाज की कुरीतियाँ हैं। और मैं इस सब पे आने के बाद मैं इस सब पे बहुत अच्छा तरीक़ा से कंट्रोल करूँगा कि हमारे समाज में गंदगी ना फैलाया जाए। तो ऐसा ना, जो प्रेजेंट टाइम में जिला परिषद है या फिर मुखिया है, तो वो भी तो कर सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? जी, कर सकते हैं, कर सकते क्यों नहीं कर रहे हैं, हैं? लेकिन अभी सबके सामने वो देख रहा है कि अभी मेरा चुनावी माहौल है, अभी करेंगे तो मेरा कुछ वोट खराब हो जाएगा, यही सोचेंगे। तो हम तो एक शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं, हम जब भी करेंगे समाज के भलाई के लिए, चाहे मेरा अपना खुद का नुकसान हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ऐसा नहीं है कि आज हम जो है तो पहली बार सेवा करने के लिए आ रहे हैं और पब्लिक से जो है तो आ रहे हैं। हम 15 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, 15 साल से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, एक अनपढ़, एक जाहिल, एक नाबुद बच्चे को बुद्धिमान बना रहे हैं। आज हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले हैं। आज हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे इस साल फाइनल ईयर 2022 में MBBS फाइनल करके आ रहा है। क्या लगता है कि अगर आप इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो क्या ये नशा मुक्त पंचायत होगा? जी जी, मैं यदि चुनाव जीतता हूँ, ये ऑलरेडी मेरा जो पंचायत ही नहीं, मेरा जो क्षेत्र है वो ऑफकोर्स नशा से काफ़ी दूर चले जाएगा, कोसों दूर चले जाएगा। उनको नशे के बदले में एक अच्छा आदत डलवाया जाएगा, जो उसके लिए या उसके परिवार के लिए अच्छा संदेश मिले और अच्छा सा माहौल बने उसके परिवार में। तो ये नशा मुक्ति पे मेरा खासा नज़र रहेगा। सर, आप इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला सर कार्य आपका क्या होगा सर? आपके मायने में क्या चल रहा है सर? जी जी, जनता के प्रति अभी सबके मेरे इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला कार्य मेरा जो होगा, उनसे पहला काम मैं जनता को बोलना चाहूँगा। अभी इलेक्शन टाइम में जनता का मूड क्या है वो जनता तय करेगी। अभी होता है क्या, प्रतिनिधियों के दिमाग में, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो करंट प्रत्याशी हैं, सबके दिमाग में सेट है इलेक्शन तो पैसों से जीता जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने जनता से कि उसको इस बार झूठा साबित कर दीजिए। अगर कोई इलेक्शन को पैसा से जीतना चाहता है, आप उसके मुंह में कड़ा तमाचा लगाइए। सर, पैसे तो आप ही लोग बांट रहे हैं ना? जी नहीं, मैं एक चवन्नी किसी को नहीं बांट रहा हूँ। मैं जो सच हूँ, सच को सामने रख करके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं ना उतना बड़ा आदमी हूँ, ना पैसा वाला हूँ, ना कुछ। मैं एक सिंपल सा टीचर हूँ और समाज सुधारक हूँ। अगर जनता को हमारी ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह वो हमें साथ देंगे। जनता का 100% भला होगा। तो क्या लगता है, आप पैसे नहीं बांट रहे, लेकिन
आपके साथ जो विपक्षी पार्टी है वो तो पैसे बांटेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो हार जाएंगे वैसे में। सर देखिए, हारना और जीतना ये नसीब का बात है, लेकिन तय करना जनता का बात है। जनता 200 टका लेके भी बदल जाएगी या 2 अक्षर पढ़ाना चाहेगी बच्चे को, क्योंकि हम जीतने के बाद सबसे पहला काम हमारा जो स्टार्ट होगा कि सबसे पहला कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, दूसरा काम होगा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। तो शिक्षा हम चाहते हैं कि हम 200 टका के बदले हर बच्चे को 2 अक्षर की शिक्षा दे दें, जिससे कि ज़िंदगी भर वो कमा के खाए, वो 200 टका के पीछे नहीं भागे। क्योंकि एक कहानी आपको सुनाते हैं, एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, उनके साथ एक सहयोगी दोस्त खड़ा था। एक बीन मछली पकड़ करके ला रहा था, मछली काफ़ी मिला था बीन को। तो उन्होंने कहा, जो विद्वान के साथ खड़े थे वो कहा कि ए जी, मछली आज तुमको काफ़ी मिला है, क्या तुम मुझे एक मछली दे सकते हो? कहा कि ऑफकोर्स, क्यों नहीं, मछली तो मुझे बहुत मिला, एक मछली दे देंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन वो जो विद्वान व्यक्ति था उन्होंने रोक दिया, कहा कि इसको तुम मछली मत दो। कहा कि बाबू साहब, मछली तो बहुत है, एक मछली दे देंगे, क्या होगा? कहा कि बेटा, तुम एक मछली दे दोगे, अभी ये घर ले आके पका के खा लेगा, फिर कल उसको मछली मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर ये है, एक मछली नहीं दे करके तुम इसे मछली पकड़ने के लिए सिखा दो, ताकि जब भी इसे मछली खाने की ज़रूरत होगी ये मार के जाके लाएगा और पका के खा लेगा, ये किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मैं वही चाहता हूँ, 200 रुपया दे के आपको अंधभक्त बना के हम वोट नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप सच्चाई के साथ रहिए, सच्चा अटल रहिए, सच्चे आदमी को वोट कीजिए, और हम उसके बदले में 2 अक्षर की शिक्षा देंगे और सबको स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगा। 200 टका से आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। यानी आप पैसे नहीं बांटेंगे, ईमानदारी पूर्वक वोट लेंगे जी। अगर ईमानदारी पूर्वक वोट मिलता है तो ईमानदारी पूर्वक उतना ही आप कार्य करेंगे। जी, मैं ईमानदारी पूर्वक उतना ही कार्य करूँगा। मैं हर पंचायत में जो बोला हूँ, एक स्कूल का स्थापना करवाऊँगा, ऑफकोर्स वो करवाऊँगा। नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को स्वरोजगार मिलेगा, और हमारे जो अशिक्षित नौजवान हैं उसके लिए स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए मैं PMGP स्कीम के तहत उन सबको प्रेरित करूंगा। और दूसरा है कि हर पंचायत में एक प्ले ग्राउंड का व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे कि बच्चे हमारे जो कब्रिस्तान पे जूता पहन के खेलते हैं वो खेलना बंद हो जाएगा। बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलेंगे, कोई सभा होगी तो वो, कोई बैठक होगी तो उस स्थल पर होगा। इससे एक समाज में एक मिसाल कायम होगा और समाज में बिल्कुल चेंज आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि कब्रिस्तान के अगर मैटर देखा जाए तो लगभग कब्रिस्तान में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जूता पहन के। हालांकि बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है कब्रिस्तान का, तो ये बहुत अच्छा मुद्दा था। लेकिन और सबसे पहला सवाल है कि कब्रिस्तान को अगर आप जीतते हैं, क्या कब्रिस्तान का किस अंदाज में उसको आप ग्राउंड करना चाहेंगे, या फिर उस पर आरोप लगा दिया जाएगा कि आप खेल नहीं सकते उसमें, या फिर कुछ और? नहीं, आरोप नहीं लगाया जाएगा। आरोप क्यों लगाया? जब हम उसका जब हम समाधान कर देंगे तो आरोप लगाने की क्या ज़रूरत है? आपका खेत होके कोई जाता है आता है, रास्ता बना दिया है, एक बढ़िया रास्ता बन गया है, आप उससे झगड़ा करके क्या करेंगे? आप सीधा बेड़ा लगा के जी बंद कर दीजिए, सब झगड़ा ही खत्म हो गया। तो उसी तरह कब्रिस्तान में लोग क्यों चलेगा? कब्रिस्तान का अच्छा घेराबंदी की व्यवस्था होगी, ईदगाह का घेराबंदी की व्यवस्था होगी। जब हम घेर देंगे, गेट लगा देंगे, तो ऑलरेडी कोई बच्चा जाएंगे ही नहीं वहाँ। कब्रिस्तान ना तो गंदा होगा, ना वहाँ कोई खेलेंगे। तो पब्लिक को सोचना है कि हमको समाज में डेवलपमेंट चाहिए या और कुछ चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया। यानी आपका सोच बहुत ही ऊंचा है कि सबसे पहले अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम कब्रिस्तान को बाउंड्री करवाएंगे, ईदगाह जो है वो सारे बाउंड्री करवाएंगे, और जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जो नशा में फिर रहा है, तो उन सब को सुधारने की बात कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनके घर घर तक शिक्षित होने की मतलब हम एक योजना बनाएंगे, एक स्कूल खोलेंगे, उन फ्री में उसको शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरह का सोच है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कैंडिडेट अगर आगे होता है तो मुझे लगता है देश के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंचता है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए सवाल उठता है कि वो कैसे इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट पैसे बांटना तो नहीं चाहेगी, पैसे बांटना ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहे, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक वो इलेक्शन में वो आई है, चुनाव फाइट कर रही है, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहती है। तो ऐसे में जनता को सोचना है कि मुझे वोट कैसे देना है, क्योंकि आपका एक वोट से
किसी की हार और जीत की सवाल है, बहुत बड़ी कीमती होती है वोट। तो आप लोगों से अपील है कि आप अपना वोट देख समझ कर, सोच कर, समझ कर ऐसे कैंडिडेट को दें कि आपको लगे कि शायद मेरे पंचायत में ये काम करने वाला है या नहीं करने वाले हैं। ये सब चीज़ को आपके हाथों है, आपको सोचना आपके काम है। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। आप देखते रहिए आंखों देखी। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।